नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रव्य एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस बीच में काफ़ी लंबा समय गुजरा, आपकी क्लासें लगातार चलती रही हैं। आपने पर्यावरण अध्ययन और उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासें आप लगातार कर रहे हैं। इस बीच में इतिहास पीछे छूट रहा था। आज उसी कड़ी में दोबारा आपके सामने हूँ कि इतिहास को आगे बढ़ाया जाए। आज जो हमारा टॉपिक है, मराठा साम्राज्य और संघ। वास्तव में जब मराठा साम्राज्य और संघ की बात आती है, जब हम इतिहास के इस पन्ने को पलटते हैं, इतना रोमांचकारी मराठों का इतिहास है कि वास्तव में पढ़ने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और निश्चित रूप से आप इतिहास के प्रति आकर्षित होंगे। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, एक शिक्षा है, जीवन में उतारने की चीज है कि जब मुगलों का एक विशाल साम्राज्य औरंगजेब के सामने, औरंगजेब के रूप में था, और उस समय उन मराठा के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में एक व्यक्तित्व जन्म लेता है, शिवाजी महाराज। अब आप देखेंगे, हम कभी विस्तार से, जब चूंकि अभी जो है, जो हमारा उद्देश्य है कि प्रश्नों के माध्यम से एक बार इतिहास, आधुनिक इतिहास को पूरा कर लिया जाए इस प्लेटफॉर्म पर। अन्यथा वास्तव में जब आप इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, तो चाहे मेंस लिखना हो यूपीएससी का या पीसीएस का, उसमें भी, और फिर जब एक समझ विकसित हो जाएगी, तो इतिहास में जो तिथियों और इन चीज़ों को भूलने का वो डर रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि मोटी मोटा रफली जो भारत का ये मैप बनता है, इसमें जो ये क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से देखें तो यहाँ पर विंध्य की पर्वतमालाओं और सह्याद्री की पर्वतमालाओं के बीच के इस क्षेत्र में एक उदय होता है मराठा साम्राज्य का। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं आचार्य चतुर्सेन। आचार्य चतुर्सेन, कभी मौका मिले आपको तो आचार्य चतुर्सेन की एक दो उपन्यास हैं। आचार्य चतुर्सेन, इन्होंने तमाम किताबें लिखी हैं। वयम रक्षामः, पूर्णाहुति, सह्याद्री की चट्टानें। ये जब पूर्णाहुति और सह्याद्री की चट्टानें, ये मुख्यतः जब पढ़ेंगे आप, तो इतिहास और कल्पना का बड़ा शानदार मिश्रण है, लेकिन आपकी रुचि बहुत बढ़ा देता है इतिहास में। और वास्तव में मराठा साम्राज्य हमें ये सिखाता है कि जब परिस्थितियां बहुत विकट हों, तो आप धैर्य, संयम और सूझबूझ से किस तरीके से हर बड़ी परेशानी से पार पा सकते हैं। मराठा साम्राज्य दिखाता है, मराठा सैनिकों की तलवारों ने मुगलों के सीनों में खौफ भर दिया था। और वास्तव में इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि बाहुबल और बुद्धिबल दोनों के संयोग से कैसे जीते जाते हैं। मराठों ने जब भी, शुरुआती दौर में आप बराबर देखेंगे, 1761 को छोड़ दीजिए, और वहां पर भी ये एक तरीके से परिस्थिति में फंस जाते हैं। अदरवाइज उन्होंने हर बार दुश्मन को अपने क्षेत्र में खींचा है, और जब वो अपने क्षेत्र में खींच ले जाते हैं, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और यह माना जाता है कि शिवाजी ने
मराठा साम्राज्य के रूप में दक्कन में, दक्षिणी भारत में एक ऐसे भंवर का निर्माण कर दिया जिसमें पूरी मुगलिया सल्तनत समा गई। वहां पर जाने के बाद, एक बार दक्षिण का रुख करने के बाद, औरंगजेब लौट नहीं पाया और इतना खोखला और इतना कमजोर करके मराठों ने छोड़ा कि आने वाले समय में ढहता चला गया पूरा मुगल साम्राज्य। तो आइए आज प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि इतना विस्तार से अभी पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है अभी कि हम इतना विस्तार से अगर पढ़ेंगे, परीक्षाएं नज़दीक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम आइए पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों के माध्यम से मराठा साम्राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। जहां पर आवश्यक चीजें होंगी ऐसी आप उनको नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। पहला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान पेशवा, अमात्य, सुमंत, चिटनिस, सेनापतिया, सरे नौबत, न्यायाधीश, पंडित राव, ये जो पेशवा का पद था, पेशवा का पद ये इतना महत्वपूर्ण पद होता था कि राजा की अनुपस्थिति में पेशवा ही सारे प्रमुख कार्यों को देखता था और यहां तक कि राजा की मुहर जिस पे लगी हो उन कार्यों पर भी पेशवा की मुहर लगना अनिवार्य माना जाता था। अमात्य ये आय व्यय का ब्यौरा रखता था और यहां पर है सुमंत या दबीर। सुमंत जिसका सुंदर मत हो, जिसका सुंदर विचार हो, और जिसका सुंदर विचार होगा, जिसका सुमत होगा, सुंदर विचार होगा। एक छूट रहा था वाकया नवीस, वाकया नवीस। हमने बार बार कहा है कि जहां कहीं भी समझ की बात है या ट्रिक की बात है तो समझने की, जब चीज़ों को हम कोरिलेट करने की, जोड़ने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। अब सुमत, सुंदर मत, सुंदर विचार जिसका होगा उसको ही क्या किया जाएगा? विदेशियों से बात करने की, विदेशियों से जो संबंध हैं उनके लिए उसको अधिकृत किया जाता है। तो अष्टप्रधान में विदेश मंत्री का जो पद होता था वो किसको दिया जाता था? सुमंत या दबीर को दिया जाता था। अब ध्यान में रखेंगे कि जिसका सुंदर मत होगा, सुंदर विचार होगा, वो सुमत है। दूसरा इसको हम देख लेते हैं, वाकया नवीस। बहुत पूछा जाता है, आज भी एक शब्द पूछा जाता, गांव में बोला जाता है, कहीं कोई वाकया हो गया क्या? कहीं कोई वाकया, वाकया कोई घटना, कोई कांड कुछ हो गया क्या? तो घटनाओं की जो जानकारी रखता था, सूचनाओं की जो जानकारी रखता था, गुप्तचर विभाग जो होता था, ये सब किसके पास था? ये वाकया नवीस के पास था। वाकया कोई कांड, कोई घटना, तो वाकया जो देख रहा है वो वाकया नवीस। आगे है ये चिटनिस। चिट कहते नहीं, एक चिट लिख के दे दिया, एक पुर्ची लिख के दे दिया। चिट का मतलब ही होता है कोई पुर्ची, कोई पत्र। तो चिटनिस जो था वो कहीं से पत्र आ रहे हैं, जा रहे हैं,
पत्र व्यवहार और उसकी भाषा जो है, क्योंकि आप जानते हैं संबंधों में शब्दों की बहुत महत्ता होती है। एक शब्द जो है वो कहीं भी चीजों को बहुत ही इधर उधर कर देता है। तो इसके लिए एक विशेष मंत्री चिटनिस हुआ करता था। बाकी आप न्यायाधीश, पंडित राव, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। न्यायाधीश न्यायिक व्यवस्था देखता था और पंडित राव जो है वो व्यवस्था देखता था। राजा जी द्वारा, राजा महाराजा द्वारा जो भी ये पूजा पाठ इस तरीके से यज्ञ आदि कर्म किए जाते थे, उन मामलों को देखते थे। तो जो पहला प्रश्न था हमारा, ये सुमंत यादवीर अमात्य आय व्यय का ब्यौरा देखते थे। वाकया नवीस जो आपने देखा, गुप्तचर विभाग, और पेशवा, ये सबसे प्रमुख पद हुआ करता था जो राजा के बाद, राजा की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों को देखते थे। आइए आगे चलते हैं। पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि वास्तव में पुरंदर की दो संधियों की बात आती है। एक 1665 और एक इसके ठीक 111 वर्षों के बाद 1775 में। ये पुरंदर की दो संधियां हैं। तो पुरंदर की जो पहली संधि है वो होती है शिवाजी महाराज और जयसिंह के मध्य। ये जयसिंह मुगलों के सेनापति के रूप में जब मराठा क्षेत्र में प्रवेश करता है, वहां पर औरंगजेब उसको अपना सैनिक बनाकर भेजता है। वास्तव में होता क्या है कि शाइस्ता खां जो इसका मामा था, शाइस्ता खां जब युद्ध के लिए आता है और रात्रि में शाइस्ता खां के ठिकाने पर शिवाजी ऐसा हमला करते हैं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, इतनी बड़ी सेना के बावजूद वो उसके सैन्य कक्ष तक पहुंच जाते हैं। और जब वो उसके सैन्य कक्ष तक पहुंच जाते हैं, ऐसी भगदड़, ऐसी मार काट मचती है, किसी तरीके से शाइस्ता अपना जीवन बचा के भागता है और उसका अंगूठा कट जाता है। बहुत क्षुब्ध होता है औरंगजेब, शाइस्ता को वहां से हटाता है और भारी लाव लश्कर के साथ और पूरी छूट के साथ जयसिंह को वहां भेजता है। और जयसिंह, इतिहास में आता है कि लगातार उसने ऐसा दबाव बनाया, इतनी भारी सेना लेकर के आया और इस तरीके से उसने सैन्य संचालन किया कि अभी तक शिवाजी महाराज की जो लड़ाइयां थी उसमें वो एक चीज का ध्यान रखते थे कि हमारी क्षति कम से कम हो, दुश्मन को अपने पाले में लाया जाए। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ रहा था और यहां तक कि ऐसा वर्णन आता है कि शिवाजी महाराज और जयसिंह जब उसके जयसिंह के खेमे में बैठकर बात कर रहे हैं और उनके सामने शिवाजी महाराज का एक किला ढह रहा है। शिवाजी महाराज बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लेते हैं कि कभी कभी, एक कहावत है ना कि कभी कभी बड़ी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना भी जरूरी होता है। और इतिहास सदैव इस बात का साक्षी रहा है और ये हमारे जीवन तक को ये सीख देता है कि तूफानों से टकराने से अच्छा है कि कहीं पर सर झुका लेना और तूफान के गुजर जाने के बाद फिर से खड़े होने का प्रयास करना। तो यहां पर होता यही है कि शिवाजी इतनी जनहानि रोकने के लिए आखिरी में जय सिंह से समझौता करते हैं, संधि करते हैं। पुरंदर की संधि होती है और पुरंदर की संधि में शिवाजी को अपने 35 किलों में से लगभग 23 किले मुगलों को दे देने पड़ते हैं। अपने पुत्र संभाजी को वो दरबार में भेजने को राजी हो जाते हैं और यहां तक कि जय सिंह की बात पर वो
आगरा जाने को भी तैयार होते हैं। और इसी संधि के बाद 1666 में जब वो आगरा जाते हैं, वहाँ के किले में कैद होते हैं। वो कहानियाँ फिर कभी पढ़ेंगे। गजब की रणनीति, गजब का बुद्धि कौशल, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व, इतनी गहरी सूझबूझ कि आगरा से रायगढ़ की दूरी कितनी लंबी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर आपने ये समझ लिया शिवाजी और जयसिंह। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय वो आगरा में कैद होते हैं, थोड़े में शॉर्ट में समझिएगा, रायगढ़ से इतनी लंबी दूरी है, आगरे से लेकर के दिल्ली, चारों तरफ सिर्फ मुगलिया साम्राज्य है, मुगलिया लोग हैं, उनके सरदारों का क्षेत्र है, उनके सरदार हैं, उनके सैनिक हैं। और वहां से जब वो निकलते हैं, हाहाकार मच जाता है मुगलों में कि शिवाजी जादूगर हैं, वो जादू से गायब हो गए। और दूसरी उनकी सूझबूझ कि वो सीधा रायगढ़ का रास्ता नहीं पकड़ते, वो एक साधु के वेश में निकलते हैं। और जहां पर तीर्थ यात्रियों का एक सुगम सा और एक चिर परिचित रास्ता है, आगरा से वो मथुरा आते हैं, मथुरा से वो इलाहाबाद आ जाते हैं, इलाहाबाद से वो बनारस आ जाते हैं, जिसके विषय में कभी मुगलों ने सोचा भी नहीं होगा। और 4 महीने के बाद वो लौटकर जब रायगढ़ पहुंचते हैं, तब माता जीजाबाई भी उनको पहचान नहीं पाती है। और जब वो माता जीजाबाई के पैर छूते हैं, तब माता जीजाबाई ठिठक कर खड़ी हो जाती हैं कि सन्यासी कभी किसी का पैर नहीं छुआ करते। और उस समय उनकी पगड़ी खिसक जाती है, माता जीजाबाई उनको पहचान जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी परिस्थितियां प्रतिकूल हुई हैं, वहां कहीं इतिहास हमें यही सिखाता है कि हमें वक्त के साथ कदम मिलाने की जरूरत होती है। शिवाजी ने यही किया। 35 में से 23 किले उन्होंने मुगलों को देना स्वीकार किया, पुरंदर की संधि स्वीकार की। और जब दोबारा लौटते हैं और पुनः उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ उभरते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवाजी के राजस्व प्रशासन में चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? तो चौथ और सरदेश मुखी ये मराठा क्षेत्र से बाहर से वसूले जाने वाले कर हुआ करते थे। चौथ, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, चौथ से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चौथाई भाग होता था, 1/4 उनकी आय का लिया जाता था। और दूसरा है सरदेशमुखी। इसके द्वारा मराठा सरदारों में अपने को सरदेशमुख साबित करते थे, वो श्रेष्ठ साबित करते थे शिवाजी। अब इसमें देश से ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा 10 का, अर्थात ये 10%, 1/10 लिया जाता था। कभी कभी पूछा जाता है कि सरदेश में तो 10 छुपा हुआ है उसी में, तो वहां से आप अंदाजा लगाएंगे कि 1/10 और चौथ में 1/4 ये सरदेशमुखी और चौथ जो है वो शिवाजी के राजस्व प्रशासन में कर थे, जो कि मराठा क्षेत्र के बाहर से वसूले जाते थे। आइए आगे की तरफ चलते हैं। किस मराठा छत्रपति के समय पेशवा, ये लिखने में त्रुटि हुई है, पेशवा का पद वंशानुगत और सर्वशक्तिशाली हो गया? तो साहू जी महाराज जब आते हैं और साहू जी के बाद वहां से बाजीराव प्रथम की जब वो पेशवा के रूप में नियुक्ति करते हैं, तो 1707 में ये युद्ध होता है। और यहां पर जब ये बाजीराव प्रथम की पेशवा के रूप में नियुक्ति करते हैं, तो वहीं से पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत पद हो जाता है, अर्थात अब वो उनका पारंपरिक पद हो गया, पारिवारिक पद हो जाता है।
अब इसके बाद हिंदू पद पाद पातशाही के सिद्धांत का प्रचार किस पेशवा ने किया और उसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है? एक फिल्म भी आई थी बाजीराव मस्तानी, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखी भी होगी। बाजीराव प्रथम, इसको भारत ही नहीं वरन विश्व इतिहास में, विश्व के योद्धाओं में बाजीराव प्रथम एक ऐसे योद्धा थे जिनको घोड़े पर बैठे बैठे तमाम अस्त्रों को चलाने का अनुभव था, और कई बार उन्होंने दिल्ली पर भी जब धावा बोला था तो उनकी गति इतनी तीव्र होती थी कि उसके पहले दुश्मन तक सूचना भी नहीं पहुंचती थी, और ये अपने जीवन में कोई युद्ध इन्होंने नहीं हारा। अभिजीत रहे। 19 वर्ष की आयु में ये पेशवा बनते हैं, और इनके पेशवा बनने के साथ ही वास्तव में अगर शिवाजी महाराज के बाद किसी समय सबसे ज्यादा ताकत और तीव्रता के साथ मराठा साम्राज्य का उभार हुआ है तो वो है बाजीराव प्रथम के समय। और 40 वर्ष की आयु में आकस्मिक रूप से जब इनका बाद में निधन हो जाता है तो वहां से पुनः अगले पेशवा के हाथों में चला जाता है ये पद, लेकिन तब तक इन्होंने तमाम युद्धों में जीत हासिल की और मराठा साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया था। बाजीराव प्रथम। अगला है संगोला की संधि। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है कि संगोला की संधि कब हुई थी, संगोला की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो संगोला की जो संधि है वो 1750 में हुई थी, आप देख रहे हैं। और इस संधि के द्वारा सारे जो अधिकार थे वो छत्रपति के, वो सारे के सारे पेशवा के हाथों में चले गए। बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच में ये संधि हुई है, और इस संधि के द्वारा सारे अधिकार पेशवा के हाथ में सुरक्षित हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए हम पानीपत के तृतीय युद्ध की तरफ चलते हैं। वास्तव में पानीपत का तृतीय युद्ध यह नहीं निर्धारित करता है कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह युद्ध यह निर्धारित करता है कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि जिस समय मुगलों का पराभव हो रहा है और मुगलों से संघर्ष करता हुआ मराठा साम्राज्य उभर रहा है, और इधर पुर्तगालियों, फ्रेंच, डचों से संघर्ष करते हुए अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में भी मराठों ने अहमदनगर, बीजापुर, निजाम, इन सब से संघर्ष करके अपना रास्ता निकाला था। होता क्या है कि दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली ने जो व्यवस्था बनाई थी, यहां पर पहुंचकर मराठे उस व्यवस्था को परिवर्तित कर देते हैं, और उस मराठा क्षेत्र से इतना सुदूर दिल्ली में इतनी भारी लाव लश्कर के साथ मराठे उपस्थित हैं
उनका साथ दे रहे हैं जाट नेता सूरजमल, और सिखों का भी सूरजमल का सहयोग मिल रहा है। और इधर रूहेले और नवाब सुजाउद्दौला ये अहमद शाह अब्दाली के साथ हैं, और सुजाउद्दौला ये साथ दे रहे हैं अहमद शाह अब्दाली का। मामला बड़ा दिलचस्प है। उस समय जो घेरे की रणनीतियां हुआ करती थी, उसमें सबसे अहम किरदार होता था कि विपक्षी सेना की रसद आपूर्ति काट दी जाए। अब यहां पर इतना भारी लाव लश्कर है, सेना है, स्त्रियां हैं, महिलाएं भी साथ में, सब कुछ साथ में चल रहा है। यहां से निकल करके इनकी इच्छा है मराठे भी अब अपने स्वदेश की तरफ, स्वराज की तरफ लौटना चाह रहे हैं। इस बीच में वो दिल्ली से निकलते हैं, और दिल्ली से निकल करके और एक और क्षेत्र पर एक और किले को फतह करते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली को युद्ध के लिए विचार करना पड़ता है, वो भी युद्ध चाहता है। इस बीच बार बार रूहेले और सुजाउद्दौला ये सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन खुलकर अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे हैं, और स्थानीय स्तर पर मराठों की सप्लाई लाइन को काट रहे हैं, जिससे इनके खेमे तक रसद की आपूर्ति प्रभावित है, रसद की आपूर्ति ना हो सके। जब ये पानीपत के मैदान में पहुंचते हैं, तो मराठों का प्रयास है कि अहमद शाह अब्दाली यमुना नदी न क्रॉस कर सके, परंतु सुजाउद्दौला और रूहेले आदि के सहयोग से वो यमुना नदी को पार करने में कामयाब रहता है। इधर दूसरी तरफ उस समय पानीपत की स्थिति ऐसी है कि वहां पर अकाल जैसी स्थिति है। मराठा खेमे में रसद की आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। एक तरीके से वहां पर स्थिति विकट होती जा रही है। अब मराठे, जिनकी अभी तक की जो रणनीति है, अच्छा, सूरजमल सलाह देते हैं कि भारी लाव लश्कर लेकर के, इतना पूरा सेना और सब कुछ साथ लेकर के पानीपत तक न जाया जाए। यहां पर सूरजमल अलग हो जाते हैं, वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। मराठे भी युद्ध चाहते नहीं हैं तात्कालिक परिस्थितियों में, क्योंकि अभी तक की जो रणनीति है, मराठों ने सदैव विपक्षी को अपनी पिच पर लिया है, एक तरीके से अपने हिसाब से उनको क्षेत्र चुना है कि युद्ध कहां करना है। लेकिन यहां पर वो बाध्य होते हैं ये युद्ध लड़ने के लिए, और उसमें बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई हैं सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव उनके पुत्र हैं। विश्वासराव पुत्र हैं बालाजी बाजीराव के, और सदाशिवराव भाऊ चचेरे भाई हैं। ये दो लोग मुख्य रूप से सेना का सेनापतित्व कर रहे हैं। और आखिर में 14 जनवरी 1761 के दिन ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध जब प्रारंभ होता है तो तोपों के जरिए, सैनिकों के जरिए मराठे पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, और युद्ध का परिणाम लगभग दोपहर तक, 2 बजे तक वो मराठों के पक्ष में है। मराठे लगातार भारी पड़ रहे हैं, और अहमद शाह अब्दाली के पैर उखड़ रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली ने, जैसा कि रणनीति रहती थी युद्ध की, अपने लगभग 15,000 सैनिकों को उसने सुरक्षित रखा है। इस बीच में एक घटना होती है, एक अंतर होता है कि वो जंबूरक, अहमद शाह अब्दाली की सेना में जंबूरक हैं। जंबूरक उन हल्की हल्की तोपों को कहा जाता है
नोट कर लेंगे आप। जंबूरक वो हल्की तोपें हैं जिनको ऊंटों की पीठ पर लादकर आसानी से इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है और आसानी से संचालित किया जा सकता है। ये जंबूरक अहमद शाह अब्दाली की सेना में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो आसानी से इधर उधर आ जा रही हैं। उसकी अपेक्षाकृत मराठों की तोपें भारी हैं, यद्यपि वो अहमद शाह अब्दाली की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। होता क्या है, दोपहर के बाद एक गोली आकर के सीधा विश्वास राव के माथे पर लगती है और विश्वास राव नीचे गिर जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस घटना को सदाशिवराव भाऊ देख रहे हैं। अब उनका भतीजा है, छोटा है, एक तरीके से गार्जियन के रूप में है, वो श्रेष्ठ हैं, बहादुर योद्धा हैं। तो उस समय भावनाओं के आवेग में, प्रवाह में, इतने क्रोध में आते हैं कि वो हाथी से नीचे कूद जाते हैं और वो विश्वासराव के पास तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि विश्वासराव वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। अब वो क्रोध से उन्मत्त होकर के भीषण युद्ध प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो सेना के अन्य सैनिक हैं, जब वो देखते हैं कि विश्वास राव भी नहीं हैं और सदाशिवराव भाऊ की हाथी की पीठ को देखते हैं कि वह भी खाली है, तो उनमें एक संदेश हो जाता है कि हमारे दोनों सेनापति मारे जा चुके हैं। और ये एक बहुत ही विप्लवकारी पल होता है, जिसमें एक भय व्याप्त हो जाता है और अभी तक जो पासा दूसरी तरफ था, एक भगदड़ की स्थिति मराठों में बनने लगती है। और जब मराठों में भगदड़ की स्थिति बनने लगती है, ठीक उसी समय अहमद शाह अब्दाली को जब ये पता चलता है, तो अपने उन 15,000 जो सैनिक उसने अभी तक सुरक्षित रखे थे, वो उनको भी छोड़ देता है और ये पूरे उत्साह के साथ मराठों से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। अब मराठा सेना के पांव उखड़ने लगते हैं और सदाशिवराव भाऊ वीरगति को प्राप्त होते हैं। मराठा सेना बुरी तरह से परास्त होती है और उस दिन के तो थके मांदे हैं। दूसरे दिन 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी 1761 के दिन, जो अहमद शाह अब्दाली के सैनिक हैं, जो बचे हुए सैनिक हैं, थके हुए सैनिक हैं, दूसरे दिन वो क्या कहते हैं, वो अहमद शाह अब्दाली से गुजारिश करते हैं कि हम अपनों का बदला लेना चाहते हैं। अहमद शाह अब्दाली आदेश दे देता है और चूंकि सेना के साथ भारी मात्रा में अन्य साथ में गई हुई महिलाएं, बच्चे और सब जो हैं, उन पर ये टूट पड़ते हैं और बुरी तरीके से कत्लेआम होता है। और वास्तव में वह दिन इतना विप्लवकारी दिन था कि शायद ही मराठा क्षेत्र का कोई ऐसा घर होगा जिसमें किसी ने अपने पति, अपने बच्चे, किसी को गंवाया ना हो। इतनी भारी संख्या में नरसंहार होता है मराठों का। इस घटना की जब सूचना पहुंचती है, तो बालाजी बिस्वराव, बाजीराव क्रोध से पागल हो जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि उसके बाद वो एक भारी सेना लेकर के और ये घोषणा करते हैं कि अब या तो धरती पर मराठे रहेंगे या अहमद शाह अब्दाली रहेगा। वो निकल पड़ते हैं, लेकिन चूंकि अहमद शाह अब्दाली भी इस युद्ध से थक चुका था, भयंकर क्षति हुई थी उसको, युद्ध के बदले में मिला कुछ नहीं था। वो पत्र लिखता है बालाजी बाजीराव को कि मैं न दिल्ली चाहता हूं और न आपसे मैं युद्ध चाहता हूं। आप जिस बात के लिए झगड़ा था, आप दिल्ली ले लें और दिल्ली पर शासन करें। अब इस बात के बाद बालाजी बाजीराव वापस लौट जाते हैं, लेकिन अपने भाई, प्रिय पुत्र और इतने परिजनों, इतनी बड़ी क्षति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और थोड़े ही दिनों में उनका देहांत हो जाता है। इतिहास पर इसका फर्क यह पड़ता है, इतना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य
कमजोर पड़ जाता है। बाद में जब ये उठ खड़ा होता है, राख से उठ खड़ा होने वाला ये मराठा साम्राज्य उठ तो खड़ा होता है, लेकिन पेशवा की शक्ति यहाँ से कमजोर हो जाती है। और इसलिए आगे चल करके देखेंगे आप कि इसमें जो मुख्य रूप से मराठा सरदारों की जो आपसी एकता है, जो कि बालाजी बाजीराव, या जिसे कहेंगे आप कि पेशवा के अंदर, पेशवा के छत्र के नीचे ये सारे एकजुट रहते थे। अब जब पेशवा कमजोर पड़ जाते हैं तो बाद में इनमें गुटबाजी शुरू हो जाती है, और यही आगे चल करके शक्तिशाली होने के बावजूद इनके कमजोर पड़ने का कारण बनता है अंग्रेजों के खिलाफ। और यहाँ दूसरी तरफ एक नई घटना जो जन्म लेती है, इस युद्ध ने अफगानों की भी कमर तोड़ दी थी। वो लौटते हैं, छोटे छोटे राज्यों से लड़ते जरूर हैं, लेकिन उनकी इस कमजोर होती स्थिति का फायदा उठाते हुए अंत में यहाँ पर एक विशाल और मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना होती है। तो चलिए, हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप दोहरा के समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी तांबे की तो गणना नहीं की जा सकती। यह कूट संदेश किसके द्वारा दिया गया है और ये किसका संदेश है? तो ये जो है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, उस समय पंडित काशीराज वो इसके चश्मदीद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, युद्ध के समय वहां उपस्थित थे, और इस घटना को उन्होंने कूट रूप में एक पत्र लिख करके बालाजी बाजीराव के पास भेजा कि 2 मोती अर्थात विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ दोनों विलीन हो गए हैं, 22 बड़े सरदार लुप्त हो गए, मारे गए, और सैनिकों की, मराठों की अर्थात चांदी और तांबे जो जिनकी गणना की है, इनकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है, ऐसा इसके द्वारा लिख करके पंडित काशीराज एक पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं बालाजी बाजीराव को। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जो मराठों के अलग अलग सरदार हैं उनका क्षेत्र क्या होता है? तो सिंधिया, आज भी आप देखते हैं सिंधिया का संबंध ग्वालियर से है। गायकवाड़ ये बड़ौदा क्षेत्र से संबंधित हैं, गायकवाड़ बड़ौदा क्षेत्र से संबंधित हैं, और होलकर ये इंदौर से, और भोंसले नागपुर से। इस तरीके से आप देखेंगे कि पहले प्रश्न में बी 2 में दे रहा है और दूसरे प्रश्न में डी, तो ये तीसरे में ए और चौथे में सी। ये इसको ध्यान रखेंगे आप। सिंधिया ग्वालियर से, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, और भोसले का संबंध नागपुर से था। ये अलग अलग सरदार जो है अलग अलग जगहों से संबंधित थे। सूरत की संधि किसके बीच हुई थी, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक होता है? वो 1775 से 1782 तक होता है। ये रघुनाथ राव, राघोबा और बॉम्बे काउंसिल के जो अंग्रेज हैं उनके मध्य सूरत की संधि होती है। होता क्या है, रघुनाथ राव, राघोबा और
माधवराव द्वितीय, माधवराव और रघुनाथ राव, इनके बीच में पेशवा बनने को लेकर के विवाद है और इसमें पेशवा बनने की इच्छा है रघुनाथ राव की। इसको लेकर के वो बॉम्बे काउंसिल के पास जाता है अंग्रेजों के। वो अंग्रेजों की शर्तें मानने को तैयार है, बशर्ते उसको पेशवा बनाया जाए। और इसी को लेकर के ये संधि हुई थी, सूरत की संधि 1775 में, और यही से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किससे हुआ? तो 1782 में सालाबाई की संधि होती है। लगातार 75 से लेकर के 75 से शुरू होकर के ये युद्ध 82 तक चलता है और इस दौरान अलग अलग जगहों पर तमाम युद्ध लड़े जाते हैं, संधियां भी होती हैं। लेकिन अंग्रेजों को भी, चूंकि पहले जो भ्रम था उनको कि मराठे कमजोर हो चुके हैं या इनमें आपसी फूट है, हम इसका फायदा उठा करके इनको जीत सकते हैं, उनका ये भ्रम टूट जाता है। और 1782 की सालाबाई संधि के बाद लगभग 20 वर्षों तक यह शांति कायम रहती है, लगभग 1802-3 तक। तब तक अंग्रेज और मराठे अपने अपने ही क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली ये एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ ने जेम्स ग्रांट डफ ने इनको, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा है। वास्तव में स्थिति क्या है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, 1761 एक तरीके से इतना बड़ा कहर है मराठों पर कि मराठे एक तरीके से बिखर गए थे। और उस समय में जबकि पेशवा कमजोर हो जाते हैं, मराठा सरदार अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होना शुरू कर देते हैं और एक तरीके से एकता में कमी जब आती है, तब वहां पर नाना फडणवीस बहुत ही शानदार रोल अदा करते हैं। उन्होंने 12 भाई परिषद की स्थापना की। बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है। 12 भाई परिषद की स्थापना की, मराठों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। इनका प्रारंभिक नाम था, नोट कर लेंगे आप लोग, जनार्दन भानु। जनार्दन भानु इनका प्रारंभिक नाम था। इनको नाना फडणवीस कहा जाता है। इन्होंने 12 भाई परिषद की स्थापना की, मराठों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया और 1779 में 1779 में बड़गांव का युद्ध होता है। 1779 में बड़गांव के युद्ध में ये अंग्रेजों को पराजित करते हैं। तो इस तरीके से मराठों को एकजुट करके पुनः मराठा उत्थान का प्रयास करते हैं और ये माना जाता है, नाना फडणवीस को वह अंतिम मराठा व्यक्तित्व माना जाता है जिसके अंदर मराठे एकत्रित होकर के एक बार पुनः एकजुट होकर के अंग्रेजों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर करते हैं। और इसी के तहत आप देखते हैं कि 1782 की जो सालाबाई की संधि होती है, उसके बाद 20 वर्ष तक अंग्रेज मराठों से भिड़ने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं। तो नाना फडणवीस, जनार्दन भानु इनका प्रारंभिक नाम, और जेम्स ग्रांट डफ जो अंग्रेज इतिहासकार है, इनको मराठों का मैकियावेली कहता है। 12 भाई परिषद की स्थापना करते हैं और मराठों को जो बिखर रहे थे 1761 के युद्ध के बाद, उनको ये
एकजुट करने का प्रयास करते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को किस संधि के माध्यम से स्वीकार किया था? तो 1802 में बेसिन की संधि के द्वारा 1802 में बेसिन की संधि होती है और इसके द्वारा बेसिन या बसीन की संधि के द्वारा ये क्या करता है, बेलेजली की जो सहायक संधि की नीति है ये अंग्रेजों के पाले में जाता है और बाद में आप देखेंगे कि पुनः लौटता है मराठों की तरफ फिर से, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो यहाँ पर ये 1802 में यहीं से आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत इसके बाद हो जाती है 1803 से 5 तक। 1803 से 5 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आइए किस गवर्नर जनरल के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया? अब इसके बाद क्या होता है कि तृतीय युद्ध के समय 1817 से 1819 तक आप इसको मान सकते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लड़ा जाता है और यहीं के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त हो जाता है। मराठा काल में सरंजामी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये जो सरंजामी व्यवस्था थी, जैसे मुगलों की ये जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी कि किसी सरदार को कोई भू क्षेत्र या कुछ गांव आवंटित कर दिया जाता था और वहां से कर वसूलने का उनको अधिकार दे दिया जाता था। नगद वेतन के बदले उनको सरंजामी दी जाती थी, अर्थात कुछ क्षेत्रों से उनको कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था कि जो वो सेवाएं दे रहे हैं या सैनिकों को उपलब्ध करा रहे हैं उसके बदले में वो उस क्षेत्र का कर वसूल सकते हैं। ये सरंजामी व्यवस्था के तहत होता था। शाही पत्राचार की देखभाल हमने पढ़ा था, चिटनिस, वाकया नवीस, इसके बारे में इसके पहले भी हमने पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि आज भी आप पढ़ेंगे चिट। चिट का मतलब ही होता है पुर्ची। तो जैसे हमने देखा दो मोती विलीन हो गए और इस तरीके की जो कूट भाषाएं हैं या कि कहीं पर कोई संदेश की भाषा, राजकीय पत्रों की भाषा, इन सब के विषय में शाही पत्राचार की जो देखभाल का काम किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? वो चिटनिस के द्वारा ही किया जाता था। ये अष्टप्रधान में एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। (1717) में खेड़ा का युद्ध आप देखेंगे, पाल खेड़ा, सरखेड़ा, इस तरीके से कई युद्धों के नाम हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू और ताराबाई के बीच लड़ा जाता है। साहू और ताराबाई। साहू अंग्रेजों की कैद में हैं। 1707 में, सॉरी, अंग्रेजों की नहीं, मुगलों की, औरंगजेब की कैद में हैं। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद वहां से, उस कैद से ये मुक्त होते हैं। इनकी माँ और साहू, इनकी माँ अब भी उनके कैद में ही रहती हैं, वो बाद में आज़ाद होती हैं। साहू जब आते हैं तब यहाँ पर ताराबाई जो उनकी चाची हैं वो
पहले से ही राजकाज संभाल रही हैं, बहुत ही बहादुर महिला हैं, लेकिन पद के लिए ये भीमा नदी के किनारे खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें ताराबाई पराजित होती हैं और साहू विजयी रहते हैं। तो खेड़ा का युद्ध भीमा नदी के किनारे पर लड़ा गया था साहू के आगमन के बाद, और इसमें साहू ताराबाई को पराजित करते हैं। झलकी की संधि। झलकी की संधि किसके बीच हुई थी? तो झलकी की संधि जो हुई थी ये बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी 1752 ईस्वी में। बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच में, और उसमें गोदावरी और ताप्ती नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, जिसमें खानदेश वगैरह के उपजाऊ प्रदेश आते हैं, उसका आधा भाग विवश कर देते हैं मराठे देने के लिए, और हैदराबाद का निजाम उसका आधा भाग उस संपूर्ण क्षेत्र का मराठों को सौंप देता है। ये झलकी की संधि में हुआ था। मराठा प्रशासन में मुकासा शब्द का क्या अर्थ था? मुकासा, तो मुकासा शब्द जो है वो नकद वेतन के बदले, जैसे शिवाजी के समय में हम देखते हैं कि शिवाजी के समय में साम्राज्य जो था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। वो जो 4 प्रांत थे, दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी, ये 4 प्रांतों में विभाजित थे। अब इसमें होता क्या था कि जो प्रांत थे, प्रांतों पर, यहां पर प्रांतों को फिर महालों में बांटा गया था। प्रांतों को महालों में, महालों को तरफों में बांटा गया था। तो महाल और तरफे, सबसे छोटी इकाई जो होती थी गांव थी, और गांव का जो मुखिया था वो पाटिल या पटेल कहलाता था। पाटिल या पटेल कहलाता था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया? 1665 में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि के बाद 1666 में शिवाजी महाराज आगरे के किले में कैद होते हैं, और वहां से लौटने के बाद, चूंकि वहां पर आगरा में एक तरीके से उनका अपमान होता है और 5000 मनसबदारों की लाइन में उनको खड़ा कर दिया जाता है, और तब कहीं न कहीं ये विचार उनके मस्तिष्क में आता है कि विधिवत राज्याभिषेक होना चाहिए और दूसरे राजाओं तक ये संदेश जाना चाहिए। तो 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय काशी से विद्वान बुलाए जाते हैं। काशी में गंगभट्ट दक्षिण के ही ब्राह्मण थे जो काशी में रहा करते थे, और उस समय विद्वानों में एक विवाद उत्पन्न हुआ कि ये छत्र धारण करने चल रहे हैं, राज्याभिषेक तो क्षत्रिय का हो सकता है, और वो क्षत्रिय नहीं थे। तो गंगभट्ट प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वैदिक परंपराओं का हवाला दिया और कहा कि जातीय व्यवस्था वो कर्म के आधार पर है, वो जन्म के आधार पर नहीं होती है। और चूंकि शिवाजी महाराज इस समय गौ, ब्राह्मण धर्म और सनातन की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनको छत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। और इस तरीके से
उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके उनको छत्रित्व देते हैं और वहाँ पर उनका राज्याभिषेक होता है, तुलादान होता है, तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो संपन्न कराई जाती हैं। उस समय वहाँ एक तांत्रिक की उपस्थिति होती है, निश्चलपुरी गोसाई। और निश्चलपुरी गोसाई कहता है, निश्चलपुरी गोसाई के अनुसार ये राज्याभिषेक सही लग्न में नहीं हुआ है और इसके परिणाम विपरीत आएंगे। तो होता क्या है कि इसके थोड़े दिनों ही बाद माता जीजाबाई का निधन हो जाता है और जीजाबाई माता का निधन होने के बाद महाराज निश्चलपुरी गोसाई को दोबारा बुलवाते हैं। तो एक बार ये वैदिक रीत से हुआ था और दूसरी बार तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोसाई द्वारा दोबारा उनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। तो पहला राज्याभिषेक गंगभट्ट के द्वारा वैदिक रीत से और दूसरा निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा तांत्रिक विधि से इनका राज्याभिषेक होता है शिवाजी महाराज का, और वो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी के सैन्य तंत्र में वारगीर और सिलेदार, तो वारगीर और सिलेदार जो है उस समय जो घुड़सवार सैनिक थे, घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। घुड़सवार सेना जो थी उनको पागा कहा जाता था। उसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, वारगीर और सिलेदार। सिलेदार, अब जो बारगीर वो सैनिक होते थे जिनको शस्त्र, घोड़े, ये सारी चीजें राज्य की तरफ से मिलती थी, राजा की तरफ से प्राप्त होती थी। और जबकि सिलेदार वो सैनिक होते थे जो अपने शस्त्र और घोड़े की व्यवस्था स्वयं करते थे और जब युद्ध के लिए वो आते थे तो अपने शस्त्र और घोड़े अपने साथ ले आते थे। तो ये होते थे बारगीर और सिलेदार, और इनको घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। ताराबाई, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, वो किसकी पत्नी थी? तो ये महाराजा राजाराम की प्रथम पत्नी थी, ताराबाई। ये शिवाजी महाराज की बहू थी और जब संभाजी का वध हो जाता है और जिस समय साहू कैद में हैं, उन सब परिस्थितियों में ये राज्य की बागडोर संभालती हैं, शासन करती हैं। ये मराठा इतिहास की सबसे बहादुर महिलाओं में मानी जाती हैं। ताराबाई राजाराम की पत्नी थी महाराजा की और शिवाजी महाराज की बहू थी। शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे हम्बीरराव मोहिते, उनके बहुत ही घनिष्ठ थे, सेनापति थे शिवाजी महाराज के। उनकी पुत्री थी, उन्हीं की कन्या थी ताराबाई। लॉर्ड बेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठों से ये अलग होकर के अंग्रेजों के साथ जाता है और वहाँ लॉर्ड बेलेस्ली से सहायक संधि कर लेता है। 1802 में सहायक संधि की थी किसने? बाजीराव द्वितीय ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय।
मराठा इतिहास में न्यायाधीश और पंडित राव अष्टप्रधान के ऐसे दो सदस्य थे जिन्हें सेना का नेतृत्व करना अनिवार्य था, केवल विदेशी मामलों का प्रभाव था। तो ये सैन्य अभियानों में भाग लेने से इनको छूट प्राप्त थी। बाकी आपने देखा था पेशवा, सुमंत, चिटनिस, अमात्य, सुमंत, वाकयानवीस और एक सरे नौबत या जिसे आप सेनापति कहते हैं, ये सारे के सारे युद्धों में जाते थे और अष्टप्रधान के ये 6 अधिकारी ये युद्धों का नेतृत्व करते थे, युद्ध लड़ते थे। लेकिन पंडित राव और न्यायाधीश इनको दो को इस चीज से बाहर रखा गया था और ये युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं होते थे। तो मराठा साम्राज्य में आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपके लिए उपयोगी होगी ये क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, इस तरीके से तैयार करते रहिए। धन्यवाद।